माता की वंदे वंदे छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय भवानी जय भवानी हर हर आपल्या ह्या तिरंगा केवळ एक ध्वज नाही तर आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा, त्यागाचा आणि एकतेचा प्रतीक आहे. भारताची खरी ताकद आपल्या विविधतेत आहे. वेगवेगळ्या भाषा, धर्म, जाती आणि संस्कृती असूनही आपण सर्वप्रथम भारतीय आहोत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. देशाची एकता, अखंडता आणि बंधुत्व जपणे ही आपल्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. अखंड भारत ही भावना मांडताना आपण शांतता, सद्भावना आणि परस्पर सन्मान यांना महत्त्व दिले पाहिजे. आपल्या देशाला मजबूत बनवण्यासाठी शिक्षण, प्रगती, शिस्त आणि सामाजिक एकता यामुळे आपण आपलं योगदान दिलं पाहिजे. चला तर आपण तिरंगाचा सन्मान राखूया आणि एकजुटीने भारताला अधिक मजबूत, समृद्ध आणि विकसित करण्याचा प्रयत्न करूया. भारत माता की वंदे. धन्यवाद. तिरंगा रॅलीच्या निमित्ताने आजच्या या हुतात्म्यांना आपण सलामी देण्यासाठी किंवा त्यांना जागृत करण्यासाठी आपण आज एकत्र येऊन मालवणमध्ये भव्य अशी रॅली काढली आहे. रॅलीमध्ये आपण खरोखरच भाऊ सामंत म्हणाले तसेच की या रॅलीमध्ये जेवढी मालवणची वस्ती आहे त्याप्रमाणे लोक यायला पाहिजे होती. ती लोक येत नाहीत. कारण आपण भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर आपण खरोखरच या रॅलीला खरोखर लोकांनी सहकार्य केलं पाहिजे होतं, पण ते काही दिसत नाहीये. दरवर्षी आपण भाऊ सामंत खरोखरच या कार्यक्रमाला एवढी मेहनत घेत असतात, सगळ्यांना भेटून सांगत असतात, पण तरी पण लोकांना का जाग येत नाहीये हे मला कळत नाहीये. आणि असं जर होत असेल तर बरोबर वाटत नाहीये. आणि या हुतात्म्यांना मी खरोखरच अभिवादन करून त्यांना मी सलामी मारून आजच्या या रॅलीला मी शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. छत्रपति शिवाजी महाराज के पद स्पर्श से पुनीत इस धरती को मैं अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं. स्वतंत्रता के संग्राम में 7,30,000 लोगों ने अपनी आहुतियां दी. उसके शहीद स्मारक को प्रतीक के रूप में मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं. आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, मैं उनको सादर नमन करता हूं. इस तिरंगे के लिए यह कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये राष्ट्र की आन बान और शान. इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को उत्सुक प्रेरित मालवण की जनता को, मेरे भाइयों और बहनों को नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं. यह तिरंगा
सिर्फ 3 रंगों से भरा कपड़े का टुकड़ा नहीं, जिसके लिए हमारे हजारों नौजवानों ने अपनी आहुतियां दी, अपना बलिदान दिया, देश स्वतंत्र हुआ। कल हम 15 अगस्त 80वीं जयंती मनाएंगे, लेकिन 14 अगस्त को भूल नहीं सकते। मैं याद दिला दूं, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। कलकत्ता की सड़कों पर मौत का तांडव रचा गया था। बंगाल की सड़कें खून से लाल हो गई थी। देश के विभाजन के लिए, भारत माता को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए बैरिस्टर जिन्ना की मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया था। 3 दिन में 5 से 10 हजार लोगों की मौत हो गई, 10,000 लोग घायल हुए। सुहारवर्दी की सरकार आंखें बंद कर देखती रही। दूसरे दिन गोपाल पाटा के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने, जब इस देश के मूल धारा को, इस देश की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हाथ में शस्त्र उठाकर प्रतिकार किया, 3 दिन में जिन्ना के आतंकियों को समझ में आ गया कि जब जब भी हिंदू एकत्रित हुआ है, इस राष्ट्र का स्वाभिमान नागरिक एकत्र हुआ है, आक्रांताओं को धूल खानी पड़ी है। अखंड भारत, अभी अखंड भारत की शुरुआत करने से पहले मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत अयोध्या के राजा रामचंद्र से करूं या द्वेता में कृष्ण के महाभारत से। मैं समझ नहीं रहा हूं भाऊ कि मैं चाणक्य महाराज को याद करूं या चंद्रगुप्त के उस अखंड भारत को याद करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रद्रोहियों को याद करूं या राष्ट्र भक्तों को याद करूं। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं पानीपत से शुरू करूं या प्लासी की लड़ाई पे जाके रुकूं। पानीपत पे युद्ध लड़ा जा रहा था, शूर मराठा अब्दाली का मुकाबला कर रहे थे। दुर्भाग्य से उस समय आसपास का एक भी हिंदू राजा उनकी मदद के लिए नहीं आ गया और देश की गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। और वो गुलामी की जंजीरें 1947 तक पे चलती रही। प्लासी की लड़ाई में चंद अंग्रेज मुट्ठी भर अंग्रेज थे, लेकिन मिर्जाफरों की वजह से, देश के दुश्मन की वजह से, भीतर के आस्तीन के सांपों की वजह से प्लासी की लड़ाई में बिना हारे, बिना लड़े मेरा देश हार गया, अंग्रेजों का शासन आ गया। प्लासी की लड़ाई जितने लोग देख रहे थे बाहर से, अटल जी के शब्दों में कहूं, एक एक पत्थर भी मारते तो अंग्रेज सेना भाग जाती थी। लेकिन स्वाभिमान शून्य इन राष्ट्रवाद के नारों से अनभिज्ञ लोग तमाशा देखते रहे और देश गुलाम हो गया। तो क्या देश खंड खंड होने के लिए आजाद हुआ? आज भगत सिंह की शहादत पूछ रही है, क्या फांसी के फंदे पर इस खंड खंड भारत के लिए पहुंचे थे? आज लोकमान्य तिलक जी की आत्मा पूछ रही है, मंडेला की जेल में हमने इस खंड खंड भारत के लिए अपनी आयुष्य बर्बाद किया था, अपना जीवन कुर्बान किया था। उन हजारों नौजवानों की, वीर सावरकर की आत्मा पूछ रही है, क्या इस खंड खंड भारत के लिए मैंने 2-2 काले पानी की सजा झेली थी? आज देश आजाद तो हो गया,
लेकिन खंड खंड होकर आजाद हुआ। कौन है इस बात का जिम्मेदार? कौन लेगा इस अपराध का पितृत्व? याद दिला दूं आपको, मैं इस नई पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, जिनको मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इतिहास बोध से वंचित रखा है। 1947 से पहले कांग्रेस के अधिवेशन में देश विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था। ये इस देश का दुर्भाग्य, विभाजन के लिए जितना बैरिस्टर अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार थे, उतना ही जिम्मेदार पंडित नेहरू जी की महत्वाकांक्षा और कांग्रेस की राजनीति थी। मित्रों, देश को विभाजन करने के लिए अंग्रेज की लेबर सरकार ने, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड पूरी तरह टूट चुका था, लचर पंजर था, झेल नहीं पा रहा था अपनी कॉलोनियल को, उसके गवर्नर देश के गले में विभाजन उतार नहीं पा रहे थे। अपने सबसे सक्षम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजा गया। विभाजन की सख्त स्वीकृति के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रयास किए, लेकिन माउंटबेटन भी थक गया। भारत विभाजन स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन पता नहीं उन अंधेरी रातों में क्या हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी लेडी माउंटबेटन और भारत के तत्कालीन अंतरिम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच पता नहीं वो कौन सा खेल हुआ, देश का विभाजन हो गया। 1.5 करोड़ लोग जो एक ही भारत को माता मानते थे, इधर से उधर हो गए। जिस समय पंडित नेहरू दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे थे, लाहौर की सड़कों पर मेरी हजारों मां बहनों की नंगे जुलूस निकाले जा रहे थे, मेरे होठ थरथरा रहे, मेरी जीभ ललखड़ा रही है। अत्याचारों की पराकाष्ठा, जब लाशों के साथ, मेरी मां बहनों की लाशों के साथ रावलपिंडी और लाहौर की सड़कों पर खेल खेला गया। दुर्भाग्यपूर्ण, एक रात में सीमाएं बदल दी गई। लाशों से भरी हुई ट्रेन लाहौर से दिल्ली आ रही थी, जिंदा एक भी नहीं था। लाशों से भरी हुई ट्रेन, 34% हिंदू बांग्लादेश में थे। खून का मंजर, मां भारती के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। खंजर से खोपी हुई मां भारती लुढ़ान थी। यह देश पूछ रहा था गांधी जी से, गांधी जी आपने देश से वादा किया था कि विभाजन मेरी लाश पे होगा। आपकी लाश पे नहीं, आपके आंखों के सामने देश का विभाजन हो गया। गांधी जी के पास में कोई उत्तर नहीं था। देश लहू में डूबा हुआ था और गांधी जी नोआ खाली थे। एक विशेष वर्ग को बचाने के लिए बंगाल की सीमा पर थे। इसलिए अटल जी ने कहा, आजादी अधूरी है। आजादी अधूरी है, कैसे मनाए उल्लास? मां भारती के टुकड़े, आजादी अभी अधूरी है। राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है कि इधर से इधर करा दिया जाए। यह भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय जिसका मस्तक, कश्मीर जिसका किरीट है,
पंजाब और बंगाल जिसकी दो मजबूत बाहुएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिसकी जंगाएं हैं, कन्याकुमारी जिसके चरण है, महासागर जिसके पांव पखार रहा है, जिसके कंकर कंकर में शंकर है, जिसके बिंदु बिंदु में गंगाजल है, यह विमान की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। और जब बाद मरने के हमारी अस्थियां गंगा में बही जाएगी, अगर कोई कान खोलकर सुने, हमारी अस्थियों से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की। और आज उसी अखंडता को, उसी राष्ट्र पुरुष को देश में चारों तरफ से चुनौती दी जा रही है। देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश आज से नहीं, 1952 से शुरू है। और उससे भी पहले जाऊं तो 1947 में देश आजाद हुआ था। कबीलाइयों के वेश में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, छुपके आ गए। कश्मीर के राजा हरि सिंह जी अब तक असमंजस थे, लेकिन जब उन्होंने देखा संकट भारी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को फोन किया, घुसपैठिए आ गए हैं, कश्मीर को बचाना है, मैं भारत में विलय के लिए तैयार हूं। सरदार पटेल ने बोला तुरंत मैं फौज रवाना कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से हेलीपैड था जहां पर फौज को उतरना था, वो हवाई पट्टी टूटी हुई थी। महाराजा हरि सिंह जी ने तत्कालीन स्वयं संघ के प्रमुख जी को बुलाया कश्मीर के, कि हवाई पट्टी ठीक करने में आपके पास में 200 स्वयंसेवक कितने टाइम में मिल सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कश्मीर के संचालक जी ने कहा कब चाहिए, तुरंत चाहिए। रातों रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने हाथ में लालटेन लेकर गेती और फावड़ा जाकर वो हवाई पट्टी ठीक की, ताकि सुबह जल्दी भारत की सेना कश्मीर पहुंच सके और भारत माता के मस्तिष्क किरीट कश्मीर को बचा सके। जांबाज सेना ने कश्मीर का भाग कब्जे में करना शुरू किया। काफी भाग बाकी था, 1/3 भाग बाकी था, और पता नहीं नेहरू जी को शांति का दौरा पड़ गया, सेना को रोक दी गई। सरदार पटेल ने विरोध किया कि मेरी सेना को 2 दिन छूट दे दीजिए, पूरा कश्मीर कब्जे में कर लेंगे। नेहरू जी ने कहा मैं यूनो में जाऊंगा, 2 छुटकी में बिना खून खराब के समस्या को सुलझा लूंगा। दुर्भाग्य से आज भी कश्मीर हमारा नासूर बना हुआ है। उस पाप के बीज 1948 के उस दिनों में छुपे हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रण किया था, इस देश में एक निशान एक विधान चलेगा। कश्मीर की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई। आज दंतिक वो रहस्य उजागर दे हुआ कि कैसे हुई थी, लेकिन भारतीय जनसंघ भूला नहीं था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भूला नहीं था। अपने सर्वोच्च नेता के बलिदान को याद रखा और मौका मिलते ही 5 अगस्त को कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल कर दिया गया। यह है अखंड भारत की शुरुआत, यह है भारत देश की एकात्मता, कि सत्ता पर बैठे लोगों में जब राष्ट्रवाद प्रबल होगा, देश की अखंडता बाधित रहेगी। नहीं तो 1952 में पूर्वोत्तर के, जिसको ईस्ट कहते हैं हम, पूर्वोत्तर के राज्यों में पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा
मिशनरियां यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके काम में आप बाधा उत्पन्न मत होने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। 1954 में नागालैंड में एक समझौता किया, हिंदू साधु नागालैंड में नहीं जा सकते थे, हिंदू धर्म प्रचारक नहीं जा सकते थे, और धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो गई। नागालैंड आज 98% क्रिश्चियन बन गया, 1952 तक नहीं था। पूर्वोत्तर भारत में इसी कारण, इसी कानून और इसी समझौते के कारण डेमोग्राफी चेंज हो गई और विदेशी ताकतें इन 7 बहनों को, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत से अलग करने के मंसूबे तब से लेकर आज तक देख रही है। लेकिन राष्ट्रवादी सरकार उनके रास्ते की रुकावट है। मां भारती का और विभाजन होने नहीं दिया जाएगा, मां भारती के पीठ में खंजर खोपने नहीं दिया जाएगा, भले आप कितने तमाशे करो। और जब विदेशी सहायता से यहां के एनजीओ कभी 2 लाख थे, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद में भी 15-16 हजार है। अंदाज है कि 1000 करोड़ रुपए का फंडिंग हर साल होता है। देश को टुकड़े करने की साजिशें रची जा रही है। कोई जंतर मंतर पे तिलछट्टे आते हैं और इस देश की संसद को चुनौती देते हैं। वो सार्वभौम संसद, 140 करोड़ लोगों का पवित्र मंदिर संसद को चुनौती देते हैं। लेकिन जब सत्ता में राष्ट्रवादी सरकारें होती है तो चुनौती देने वालों को जो औकात बता दी जाती है। मित्रों, राष्ट्रवाद खाली नारों से नहीं आएगा, अखंड भारत की कल्पना भाषणों से नहीं होगी। हमारे अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना जागृत होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास से, माननीय पाटकर जी का अफसोस था कि मालवण की जनता के अनुरूप लोग उपस्थित नहीं है। भाऊ साहब, उसका कारण है कि हमारे इतिहास से हमें वंचित रख दिया गया है। 1946 में भारत आजाद होने के बाद एक मदरसे में सीखे हुए मौलाना को देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया। वामपंथियों ने पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे कब्जा कर लिया और इस देश को अपनी संस्कृति, अपनी विरासत वंचित रखा गया। हमें एक पाठ पढ़ाया गया, अकबर नाम है, कभी राणा प्रताप का नाम नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्वाभ्यास नहीं कराया गया, संभाजी का बलिदान नहीं दिखाया गया, हमें बाबर बताया गया। मित्रों, जब हम अपनी सांस्कृतिक चेतना से विरहित हो जाते, प्रयास करने पड़ते हैं, हमें जुड़े रहना है। तो राम मंदिर उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। राम सिर्फ एक आराध्य देवता नहीं, राम हमारी आस्था है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी विरासत है, राम हमारी निष्ठा है। और राम की संस्कृति जब तक नहीं आएगी प्रत्येक नागरिक के मन में, मानता हूं कि विविधता की एकता में हमारा मूल नारा है। यह अखंडता दिवस हम नफरत फैलाने के लिए नहीं मनाते हैं, यह अखंडता दिवस उस संकल्प की याद दिलाने के लिए कहते हैं। अस्थियां अभी तक सिंधु में विसर्जन का इंतजार कर रही है, उसका स्मरण दिलाने के लिए कहते हैं। आप कहोगे कि सिर्फ संघ परिवार के अखंड भारत दिवस मनाने से क्या भारत अखंड हो जाएगा? इतिहास साक्षी है, जो लोग 1000 साल तक भटकते रहे, दुनिया में कोने कोने में भटकते रहे, उन्हें यह तक पता नहीं था कि उनकी मातृभूमि कौन सी है। वो सिर्फ सूर्य की तरफ देखते थे और पूर्वजों से सुना था कि हमारी मातृभूमि उधर है। 1000 साल संघर्ष के बाद जियो लोगों ने इजराइल प्राप्त कर दिया और आज इजराइल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। भरोसा रखिए, मां भारती के सपूतों पर भरोसा रखिए। अखंड भारत आज नहीं, कल साकार होगा, क्योंकि निराश सिद्धांत के आधार पर, धर्म के आधार पर जब राष्ट्र का विभाजन हो गया था, वो सिद्धांत आज खारिज हो गया है।
अफगानिस्तान में कल मैं जनमन सुन रहा था। आप कल्पना कर सकते हो कि अफगानिस्तान में जनमन का भारत के राष्ट्रगान सुनाई देगा। 2 दिन पहले की बात है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 11 तारीख को आजादी की घोषणा की। हिंगलाज माता की आरती की जा रही है, शिव की वंदना की जा रही है। पीओके उतावला हो रहा है, भारत में आने के लिए लालायित है। आज नहीं तो कल अखंड भारत का सपना साकार होगा। उसके लिए राष्ट्र प्रथम की भावना को स्वीकार करना होगा। विविधता में एकता है। हमारे पंथ संप्रदाय भले अलग अलग हो, मेरी आस्था चाहे मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गिरजाघर में हो, लेकिन भारत माता सभी के लिए समान है। हमें उतने ही प्यारे हैं वो अब्दुल कलाम और जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने इस देश की शक्ति के लिए अटल जी के नेतृत्व में पोखरण विस्फोट किया था, दुनिया को भारत की ताकत दिखाई दी। न्यूक्लियर पावर से भारत को लैस बनाया था। अब्दुल कलाम हमारे लिए पूजनीय है, वो जॉर्ज फर्नांडिस हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन अगर अब्दुल अफजल गुरु बनने की कोशिश करोगे, लटका दिए जाएंगे। ये भारत माता अपने सपूतों का सम्मान करती है। भारत माता की वंदे मातरम। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, अनेकता में एकता की भावना, कारगिल से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, जो हमारी परंपरा, साझा विरासत को संभाल कर रखना है। मां भारती को मजबूत बनाना है। युवा पीढ़ी को इतिहास बोध से सिखाना है। देश की प्रगति, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंभू भारत, स्वनिर्मित भारत, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना जमाना बीत गया है। अभी युद्ध लड़ी, इससे हथियारों से नहीं लड़ा जाएंगे, टेक्नोलॉजी से लड़ाएंगे। हमारी भावी पीढ़ी को टेक्नोलॉजी संपन्न बनाना है। इसी भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की।